नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा EIB एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि एक ओपन बुक पद्धति एग्ज़ाम प्रक्रिया पर आधारित होता है। और इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको कई बुक्स अपने साथ ले जाने की अथॉरिटी होती है। तो दोस्तों, अब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 14 एग्ज़ाम आयोजित करवाए जा चुके हैं और इसका 15वां एग्ज़ाम 24 जनवरी 2021 को होना तय है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस एग्ज़ाम के अंतर्गत भाग ले रहे हैं और आप इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए AIB एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक वीडियो हमने पहले बना दिया है। आज का यह वीडियो अखिल भारतीय बार परीक्षा अर्थात AIB एग्ज़ाम 13वें एग्ज़ाम का यह वीडियो है, जो कि BCI द्वारा 23 दिसंबर 2018 को आयोजित करवाया गया था। और इसका प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 50 तक को हमने सॉल्व करवा दिया है। आज इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्न संख्या 51 से लगाकर 100 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी होगी कि BCI द्वारा ली जाने वाली इस AIB एग्ज़ाम के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी बातें आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है और आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए वर्ष 2018 के 13वें एग्जाम को वीडियो के प्रश्न संख्या 1 से 50 को हमने सॉल्व करवा दिया है। और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। तो दोस्तों, 51वां प्रश्न है कि कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मामले में मान्यता दी गई थी। अर्थात मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार होता है। यह बात संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन से मामले के अंतर्गत कही गई थी? तो यह बात MH हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में 1978 के सुप्रीम कोर्ट के मामले में कही गई थी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। किस देश में PIL यानी जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व मंडल को संविधान में कब घोषित किया गया था? तो इसको संविधान के दिल्ली कानून अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्रोस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। अगला प्रश्न है कि जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाया का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को संचयी प्राथमिकता शेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद का अर्थ डैश के बीच किसी भी विवाद या अंतर से है। तो औद्योगिक विवाद का अर्थ है
1, 2 और 3 अर्थात नियोक्ता और नियोक्ता के बीच, नियोक्ता और कार्यकर्ता के बीच, श्रमिक और श्रमिक के बीच का जो विवाद है, ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है? तो 57 का सही आंसर है विधवा बहू। नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किस संबंध में संबंध रखती है? तो धारा 30 प्रशासनात्मक अनुक्रम के बारे में संबंध रखती है। अगला प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर जनता को परेशान और सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा झगड़े को प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है। वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? तो वर्ग द्वेष के बारे में आईपीसी सेक्शन 153A में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेल्विन जे द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था? तो रेग बनाम गोविंदा के मामले में धारा 299 और 300 के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर अर्थात आपराधिक मानव वध और हत्या के मध्य के अंतर को स्पष्ट किया गया था इस मामले में। अगला प्रश्न है कि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब पीआईएल की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी? तो जब जनहित याचिका की अवधारणा को भारतीय जुडिशरी सिस्टम में लागू किया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती जी थे। नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूप में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामले में से किस मामले के तहत समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए गए हैं? तो गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के अंतर्गत कहा गया था ये बात। अगला प्रश्न है कि ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहता है। इलाहाबाद में ए, बी और सी ने एक मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहां मुकदमा कर सकता है? तो यह क्षेत्राधिकार विषयक प्रश्न है जिसके अंतर्गत इसका सही आंसर होगा
कि उपरोक्त सभी स्थानों पर वह मुकदमा दायर कर सकता है, अर्थात इलाहाबाद में जहां कार्रवाई का कारण उठता है, कलकत्ता में जहां बी रहता है, दिल्ली में जहां सी निवास करता है। तो उपरोक्त सभी स्थानों पर ए मुकदमा कर सकता है। 65वां प्रश्न है कि धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किस मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को कहां स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 1 और 2 दोनों स्थानों पर स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत में, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में सी मुकदमे को बंद कर सकता है? तो यहां कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। जिसके अंतर्गत इसका सही आंसर होगा 2, अर्थात ए, सी पर 500 रुपए के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है, सी के पास ए से 1000 रुपए के ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है, तो ऐसे मामले को सी बंद कर सकता है। अगला प्रश्न है 67, मैंडामस किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों ये यहां रिट की बात की जा रही है। मैंडामस रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 1 और 2 दोनों द्वारा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही मैंडामस रिट जो होती है उस पर जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? अर्थात कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रशासन ट्रिब्यूनल का प्रावधान जोड़ा गया है? तो प्रशासन ट्रिब्यूनल का जो प्रावधान है वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता नहीं है, यह संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति के प्रयोग से संसद किस में संशोधन नहीं कर सकती? आर्टिकल 368 से यह प्रश्न पूछा गया है, जिसका सही आंसर होगा मूल विवरण। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? तो अनुच्छेद 25 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको यहां बता दें कि AIB का जो एग्ज़ाम होता है टोटल 11 भाषाओं में यह एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके अंतर्गत इसका जो हिंदी वर्ज़न है शायद आपको थोड़ा कम समझ में आए, इसीलिए एग्ज़ाम के दौरान आप इसका इंग्लिश वर्ज़न जो होगा उसे प्राथमिकता दें और उसी को पढ़कर इसके सही आंसर करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें काफ़ी हिंदी काफ़ी क्लिष्ट
और काफ़ी उच्च स्तरीय हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि कोई गूंगा गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत दे सकता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा। अर्थात एक गूंगा व्यक्ति यदि गवाही देता है तो इस प्रकार की गवाह को कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? तो इस प्रकार की जो गवाही है वह मौखिक साक्ष्य के रूप में ही मानी जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अदालत नहीं है? यहाँ कोर्ट की डेफिनेशंस पूछी गई है। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो डेफिनेशन क्लॉज है तो वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर होगा मध्यस्थ, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कोर्ट की डेफिनेशन या न्यायालय की डेफिनेशन तो उसमें एक वर्ड आता है मध्यस्थ के सिवाय साक्ष्य लेने हेतु अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कानूनी रूप से सबूत लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट ये सभी अदालत की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत मध्यस्थ जो है वह कोर्ट की डेफिनेशंस के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है कि सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है। सिविल नेचर ये सीपीसी का सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही आंसर होगा नंबर 1, अर्थात नागरिकों के निजी अधिकार और दायित्व सिविल प्रकृति के मुकदमे की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रश्न या वह मुकदमा जिसमें जातिगत और धर्म का प्रश्न अंतर्वलित हो, यह सिविल प्रकृति का नहीं माना जाता। नागरिकों के निजी अधिकार और दायित्व सिविल प्रकृति के अधिकार कहलाते हैं। उपन्याय के नियम से क्या तात्पर्य है? तो उपन्याय के जो नियम है उससे तात्पर्य है कि जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। अर्थात दो पार्टियों के बीच कोई विवाद पहले से ही लंबित है और इस प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति ने वापस से केस कर दिया है तो उसे रोक दिया जाता है। यही सब जुडिसाई उपन्याय कहलाता है। 76वां प्रश्न है कि किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में कुल संपत्ति मठ पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। अधिकार के प्रमाण पत्र तैयार करने में उसकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। मृत महंत के प्रबंधक के रूप में उसके द्वारा दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। तो दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। कौन से मामले में धारा 66A को अवैध घोषित किया गया था? श्रिया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 1523 के मामले में धारा 66A को अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके तहत अनिवार्य है?
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य है। ऑर्डर 9 के तहत एक मुकदमा खारिज किया जा सकता है। ऑर्डर 9 के तहत एक मुकदमा खारिज किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कारणों से ऑर्डर 9 के तहत ये मुकदमा खारिज किया जा सकता है कि जहां अभियुक्तों पर सम्मन की सेवा की विफलता हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्त इसकी लागत के भुगतान करने में विफल रहता है, जहां ना तो अभियोगी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो, जहां अभियोगी सम्मन के वापस लौट आने के 7 दिन बाद भी ताजा सम्मन के लिए आवेदन करने में विफल हो, जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर हो और वह अभियोग के दावे को स्वीकार नहीं करता हो। इस कंडीशन में ऑर्डर 9 के तहत मुकदमे को खारिज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में यदि अपने साथ सीपीसी का बैरक लेकर जाते हैं तो और ऑर्डर 9 आप इसमें जब रीड करेंगे तो आपको इजी वे से इसका आंसर मिल जाएगा और आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष हैं। राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पूर्व पदाधिकारी जो है वह उपाध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 81, भारत में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने से है? काफ़ी ट्रांसलेट वाली हिंदी का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो ऐसे में आप इसका इंग्लिश वर्जन को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ रेट की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते? तो राजद्रोह के आधार पर। अगला प्रश्न है कि केवल नागरिकों को दिए गए अधिकार, ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं, तो 19(1)(a) के अंतर्गत जो अधिकार बताए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। जी हाँ दोस्तों, संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता है? तो एक नाबालिग का स्वाभाविक अभिभावक जो है वह संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है लिंस-पेंड्रो के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? बेलामी वर्सेस सबाइन के मामले में लिंस-पेंड्रो के सिद्धांत को समझाया गया था।
अगला प्रश्न है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो कि गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है, तो इस तरीके से समझौते को किस प्रकार नामित किया जाता है? तो इस प्रकार का जो समझौता है उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, आर्टिकल 120 धारा 120 बी आईपीसी। राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत किए गए हैं? अर्थात राजद्रोह के संबंध में जो सेक्शंस हैं वह आईपीसी सेक्शन 124 ए के तहत बताए गए हैं। आईपीसी सेक्शन 124 ए राजद्रोह के बारे में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीपीसी 1908 की धारा 89 के तहत एडीआर विधि नहीं है? छोटी सुनवाई अर्थात समरी ट्रायल जो है वह एडीआर की विधि नहीं है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक निपटान और सुलह जो है वह एडीआर की एक प्रक्रिया है। किसी निष्कर्ष कार्रवाई में अनुमानित मध्यस्थम की संख्या कितनी हो सकती है या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात कोई भी मध्यस्थों की संख्या निर्धारित नहीं है कि किसी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए या सुनवाई के लिए कितने मध्यस्थ होने चाहिए, पर इतना अवश्य है कि विषम संख्याओं में होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि रद्द करने की कार्रवाई में निपटारे के लिए समझौते की स्थिति क्या है? तो समझौता पुरस्कार के रूप में ही हो, अर्थात जो सेटलमेंट हो वह एक अवार्ड के रूप में हो। अगला प्रश्न है 93 कि बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति की को सीपीसी के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है? तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 42 में बार काउंसिल की जो अनुशासनात्मक कमेटी होती है उसे सीपीसी के सिविल कोड की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, एक लैटिन सूत्र है इंजूरिया साइन डैमनम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला इस लैटिन सूत्र से संबंध रखता है? ए शबी बनाम वाइट का जो मामला है उस मामले में यह लैटिन सूत्र कार्य करता है, इंजूरिया साइन डैमनम। सख्त दायित्व स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर कौन सा मामला जो है वह प्रमुखता रखता है? तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के मामले में अर्थात कठोर उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वह रैलेंड बनाम फ्लेंचर के मामले में प्रतिपादित किया गया था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सख्त उत्तरदायित्व। लैटिन शब्द है रेस इप्सा लोक्युलेटर का क्या अर्थ होता है? तो रेस इप्सा लोक्युलेटर का अर्थ होता है चीजें खुद बोलती हैं, अपनी कहानी चीजें खुद बोलती हैं, घटनाएं स्वयं बोलती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्रिस्टली बनाम
फाउलर। नंबर 2, वरिष्ठ वकील पद नाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? सीनियर एडवोकेट का जो शब्द है, यह शब्द एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 16 के तहत प्रदान किया गया है। धारा 16 में सीनियर एडवोकेट को डिफाइन किया गया है, अर्थात आपको एडवोकेट एक्ट से भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? तो एडवोकेट एक्ट की धारा 23 के तहत एक एडवोकेट को पहले सुना जाए, यह प्रावधान किए गए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि न्यायालय की अवमानना किससे संबंधित है? तो इनमें से कोई भी नहीं है न्यायालय की अवमानना से संबंधित। तो दोस्तों, ये थे प्रश्न वर्ष 2018 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए 13वें एग्जाम AIB एग्जाम के 13वां प्रश्न पत्र, जो कि 23 दिसंबर 2018 को BCI द्वारा आयोजित करवाया गया था। और इसके हमने टोटल 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 50 को हमने सॉल्व करवाया है। प्रश्न संख्या 51 से 100 को इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी यदि आप इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर की प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना केवल AIB एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपितु किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए यदि आप AIB का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, तब भी आप इन प्रश्नों को ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि कई जुडिशरी एग्ज़ाम के अंतर्गत भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।